हाँ देखो भाई, अब हम लोग ठीक है लेटरली सपोर्टेड बीम का डिजाइन देख रहे हैं। कौन से बीम का डिजाइन देख रहे हैं? लेटरली सपोर्टेड बीम। क्या होता है लेटरली सपोर्टेड बीम? कल बताया था मैंने कि जिसमें आप जो कंप्रेशन फ्लैंज है आपकी बीम का, उसको क्या करते हो? लेटरली सपोर्ट करते हो, या तो प्रीकास्ट स्लैब में या शियर कनेक्टर्स, ऐसे अलग अलग टेक्निक से आप क्या करते हो? उसको लेटरली सपोर्ट करते हो ताकि उसमें बकलिंग वगैरह ना हो, लेटरल मूवमेंट ना हो और उस लेटरल मूवमेंट से बकलिंग ना हो। ठीक है, तो अब इसकी जो डिज़ाइन होती है वो देखो, इसमें दो केस आएंगे आपके। ठीक है, और जनरली आपको पहला ही केस समझना है, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। ES में आप और डिटेल में जाते हो, ठीक है, तो या अपने यूनिवर्सिटी लेवल में आप और डिटेल में जाते हो डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर लेटरली सपोर्टेड बीम में दो केस आएंगे और दोनों केस शियर के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? शियर के ऊपर। ठीक है, एक है आपका, और क्योंकि आप जानते हो कि बकलिंग वगैरह जनरली कहाँ पे हो रही है? वेब वगैरह में हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमको, और हम जानते हैं कि वेब जो है वो किसको रेजिस्ट करता है? शियर को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है? देखो, और ये क्वेश्चन पूछा गया है CSEBA में, बकलिंग वगैरह को रेजिस्ट करने के लिए, वेब बकलिंग वगैरह को रेजिस्ट करने के लिए, ठीक है, कोडल प्रोविजन क्या बोलता है कि कितना होना चाहिए ताकि वेब बकलिंग या किसी भी प्रकार की बकलिंग ना हो। ठीक है, तो कोड हमको बोलता है अगर D/TW इज लेस देन और इक्वल टू 67 एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आप जानते हो क्या होता है भाई? 250/FY, और जनरली FY कितना होता है? 250, तो 1 हो गया ये। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है तो बकलिंग नहीं होगी, वेब बकलिंग, तभी इसके आगे फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा। ठीक है, तो कोड वगैरह में पूछता है D/TW शुड बी लेस देन और इक्वल टू 67 एप्सिलॉन, और D क्या है यहाँ पे? डेप्थ ऑफ वेब। D क्या है? डेप्थ ऑफ वेब, और TW क्या है? थिकनेस ऑफ वेब। डेप्थ ऑफ वेब और थिकनेस ऑफ वेब। क्लियर? क्लियर? अब केस 1, पहला केस आपको क्या बोलता है कि इफ फैक्टर डिजाइन फोर्स, अगर फैक्टर डिजाइन फोर्स आपकी जो है, ठीक है, VU जो है आपका, इज लेस देन और इक्वल टू 0.6 टाइम्स डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक आपका VD है और एक आपका VU है। VU क्या है आपका? डिजाइन शियर फोर्स, और VU क्या है आपका? अल्टीमेट शियर फोर्स या फैक्टर्ड शियर फोर्स। ठीक है, एक तुम्हारा सेक्शन में जो शियर फोर्स एक्सटर्नल लोडिंग के कारण डेवलप हो रहा है, दैट इज फैक्टर्ड शियर फोर्स, और एक आप डिजाइन में निकाल रहे हो कि कितना होना चाहिए। तो अगर आपका फैक्टर्ड शियर फोर्स 0.6 टाइम्स डिजाइन शियर स्ट्रेस या डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन से कम है, और डिजाइन शियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग? एरिया ऑफ वेब इंटू यील्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया ऑफ वेब इंटू यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब। वेब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वेब शियर को रेजिस्ट करता है, तो एरिया ऑफ वेब इनटू यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब, और यील्ड है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है? कितनी होती है? 1.1 √3। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या बोलती है? √3 लेना है शियर के टर्म्स में, फेलियर। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हम क्या लेंगे? यहां से हम क्या लेंगे? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, और ये डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ज्यादा या बराबर होना चाहिए किसके? अल्टीमेट शियर फोर्स के। किसके? अल्टीमेट शियर फोर्स के। तो अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आती है, तो आप बेंडिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? आप बेंडिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? बीटा बी इंटू, देखो कल ही मैंने बताया था बेंडिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला M इज इक्वल टू F इंटू Z, ये था बेंडिंग स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब कुछ और पैरामीटर इसमें आपको लेके चलना है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिक सेक्शन और कॉम्पैक्ट सेक्शन प्लास्टिक में आते थे, इसलिए वहां पे आप जो भी चीज लोगे प्लास्टिक के अकॉर्डिंग लोगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बीटा बी ले रहे हैं। ZP आपका क्या है? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ZP क्या है?
जेडपी है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस। एफ वाई बताने की जरूरत नहीं है, यील्ड स्ट्रेस गामा एम नॉट भी आपका 1.1 रहेगा, ठीक है। अब ये बीटा बी जो है वो एक फैक्टर है, बीटा बी क्या है, एक फैक्टर है, और ये बीटा बी की वैल्यू 1 होती है किसके लिए, प्लास्टिक सेक्शन एंड कॉम्पैक्ट सेक्शन। प्लास्टिक सेक्शन और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। प्लास्टिक सेक्शन और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो सर सेमी कॉम्पैक्ट के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सेमी कॉम्पैक्ट के लिए बीटा बी की वैल्यू होती है ZE/ZP। किसके लिए, सेमी कॉम्पैक्ट के लिए, सेमी कॉम्पैक्ट के लिए कितनी होती है इसकी वैल्यू, ZE/ZP। सेमी कॉम्पैक्ट के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, ZE/ZP। ZE क्या है यहाँ पे, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ZP क्या है यहाँ पे, प्लास्टिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर, क्लियर, ठीक। FI आप जानते हो, यील्ड स्ट्रेस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना लेना है, 1.1। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर बीटा बी की वैल्यू आपने 1 बताया प्लास्टिक सेक्शन और कॉम्पैक्ट सेक्शन, और सेमी कॉम्पैक्ट के लिए ZE/ZP बताया, मगर आपने सिलेंडर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में हम सिलेंडर सेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू में हम सिलेंडर सेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते। कल देखे थे ना 4 सेक्शन, एक प्लास्टिक सेक्शन था, प्लास्टिक सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें प्लास्टिक मोमेंट डेवलप होता है, और जो आप प्लास्टिक हिंज के कारण से जो आपका सेक्शन रोटेट होता है कहाँ तक, कोलैप्स लोड तक। मगर कॉम्पैक्ट सेक्शन में प्लास्टिक मोमेंट जो डेवलप होता है, मगर उसमें रोटेशनल कैपेसिटी नहीं रहती, कोलैप्स लोड तक, ठीक है। और फिर हमने देखे थे सेमी कॉम्पैक्ट, उसमें तो प्लास्टिक मोमेंट तक भी नहीं पहुंचता, वो यील्ड मोमेंट तक ही पहुंचता है, ठीक है। और सिलेंडर जो है वो तो यील्ड मोमेंट तक ही नहीं पहुंच पाता, उसमें यील्ड स्ट्रेस तक मैक्सिमम नहीं पहुंच पाता। ऐसे 4 सेक्शन देखे थे, तो उसमें अगर प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन आएगा तो उसमें आपको बीटा बी की वैल्यू 1 लेना है, मगर वहीं सेमी कॉम्पैक्ट है तो वो ZE/ZP हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, AE वगैरह में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा। क्लियर, हो गया भाई, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो आप। या इतना पोर्शन आप लिख चुके हो, देखो डिज़ाइन में सिर्फ ये केस 1 बता दूंगा आपको, ठीक है। इससे ज़्यादा डिटेल मत पढ़ो, गेट या ES होता तो मैं बता देता, ठीक है। AE में उतना डिटेल जाके आप दिमाग में माथा पच्ची मत करो। केस 1 को समझो, केस 2 क्योंकि और टफ है, और लेटरली अनसपोर्टेड और टफ है। लेटरली अनसपोर्टेड तो गेट में भी नहीं पढ़ाते, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखो, क्योंकि इतना भी तुम्हारे दोस्तों को नहीं पता ये सब चीज़ें, ठीक है। तो आप समझ गया बेंडिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालना है हमको, और ये कब ये वैलिड है, जब VU आपका लेस देन और इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ VD, ठीक है। तो अगर बाद में बताना लगा तो मैं अलग से मिसलेनियस टॉपिक बोल के मैं तुमको सेकंड केस भी बता दूँ। अब इधर देखो,
बिल्ट अप बीम्स किसको बोलते हैं, ठीक है, बिल्ट अप बीम्स किसको बोलते हैं, समझो मैं समझा रहा हूं। व्हेन सिंगल सेक्शन इज नॉट capable of withstanding, if a single section is not capable of withstanding applied load, then built up beams are used। जब आपके एक सिंगल सेक्शन में बहुत लोड आ रहा है, जब आपके सिंगल सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो उस केस में आप क्या करते हो, बिल्ट अप बीम्स लेते हो। बिल्ट अप बीम्स मतलब आप जो बीम लोगे उसमें अलग अलग कवर प्लेट्स लगी रहेंगी, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस और उसमें साथ में रहेंगे, उन सबको आप कनेक्ट करके रखोगे, उसको बिल्ट अप बीम्स बोलते हैं। उसमें प्लेट कुछ और लगी रहती हैं, ठीक है। कब होता है ये, जब लोड ज़्यादा लगता है, जब आपका लोड ज़्यादा लगता है तो आप क्या लेते हो, बिल्ट अप बीम्स, ठीक है। तो उसमें आप प्लेट वगैरह और यूज़ करते हो, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें यूज़ करते हो। तो अब तुमको बहुत सारी चीज़ें नहीं देखना, उसमें एक फॉर्मूला पूछा गया है। फॉर्मूला क्या, कि एरिया ऑफ प्लेट कितना होता है। तो एरिया ऑफ प्लेट हम निकालते हैं यहाँ पे जेड रिक्वायर्ड, ठीक है, जेड मतलब सेक्शन मॉड्यूलस, जेड रिक्वायर्ड माइनस जेड बीम अपॉन डी, ये इसका फॉर्मूला है, अपॉन डी, जेड रिक्वायर्ड माइनस जेड बीम अपॉन डी, ठीक है। जेड रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉड्यूलस, जेड रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉड्यूलस, और जेड बीम क्या है, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ बीम, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ बीम। डी क्या है तुम्हारा, डेप्थ ऑफ बीम, डी क्या है, डेप्थ ऑफ बीम, और ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ए क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। तो तुमको यहां पे निकालना क्या है इस फॉर्मूले में, एरिया ऑफ ईच प्लेट, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस सेक्शन में हमने कुछ प्लेट्स वगैरह भी यूज़ किए हैं, ठीक है, तो उसका एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, जेड रिक्वायर्ड माइनस जेड बीम अपॉन डी। रिक्वायर्ड, जेड रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉड्यूलस, दिया होगा क्वेश्चन, और जेड बीम क्या है आपकी, सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ बीम, और डी क्या है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ बीम। जेड क्या होता है प्रीति, आई बाई वाई, वेरी गुड, आई बाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई, सेक्शन मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये है बिल्ट अप बीम्स का एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्लेट्स का फॉर्मूला। किसके बाद, when single section is not capable of withstanding applied load, then built up beams are used, then built up beams are used।
तो देखो ये कोडल प्रोविजन है कि शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए बीम वगैरह में शियर लेग इफेक्ट क्या होता है? शियर लेग इफेक्ट टेंशन में मैंने बताया था, रेसिडुअल स्ट्रेस के कारण क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग। टेंशन मेंबर में नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग होती है बिकॉज ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस। और कहाँ पे होती है जनरली? ये आउटस्टैंडिंग लेग, जो लेग आपका गजेट प्लेट से कनेक्ट नहीं। तो उसके लिए कोडल प्रोविजन है कि शियर लेग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ना हो शियर लेग इफेक्ट, उसके लिए जो आपका आउटस्टैंड विड्थ ऑफ फ्लेंज है, आउटस्टैंड विड्थ ऑफ फ्लेंज है, दैट इज बी नॉट, ये होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू एल नॉट अपॉन 20। एल नॉट अपॉन 20 किसके लिए? आउटस्टैंड एलिमेंट के लिए। और बी आई क्या होना चाहिए? शुड बी लेस देन और इक्वल टू एल नॉट बाई 10 किसके लिए? इंटरनल एलिमेंट के लिए। किसके लिए? इंटरनल एलिमेंट के लिए। ठीक है, बी नॉट क्या है यहाँ पे? आउटस्टैंडिंग फ्लैंज विड्थ, और बी आई क्या है? विड्थ ऑफ इंटरनल एलिमेंट। ठीक है, और आपका यहां पे एल नॉट, एल नॉट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, या एक प्रकार से इफेक्टिव लेंथ भी बोल सकते हो आप इसको, जीरो मोमेंट के बीच का डिस्टेंस। हो गया, कोडल प्रोविजन है ना ये। देखो एक और चीज मैं थोड़ा कंप्रेशन मेंबर का यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब बकलिंग वगैरह के बारे में आप थोड़ा सा पढ़े हो, इसलिए उस समय मैंने नहीं बताया था आपको। ठीक है, कि टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ड्यू टू कंप्रेशन, ये एक मिसलेनियस ही टॉपिक है। टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ड्यू टू कंप्रेशन, टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ड्यू टू कंप्रेशन। कंप्रेशन के कारण जो लोकल बकलिंग डेवलप हो रही है, खासकर कंप्रेशन मेंबर में, तो कंप्रेशन लोड के कारण जो लोकल बकलिंग हो रही है उसको रेजिस्ट करने के लिए क्या कोडल प्रोविजन होना चाहिए? उसको रेजिस्ट करने के लिए क्या कोडल प्रोविजन आपकी होना चाहिए? समझ पा रहे हो? उसको रेजिस्ट करने के लिए आपकी क्या कोडल प्रोविजन होना चाहिए? ठीक है, तो एज पर IS 800 2007, ठीक है, B by TF should be less than, B by TF should be less than 16, ठीक है, और DW by TW should be should not be less than 50। एक सेकंड, should be less than ही था,
मतलब शुड नॉट बी मोर देन, शुड नॉट बी मोर देन। और ये किसके लिए? WSM, किसके लिए? WSM, ठीक है। और B/TF शुड नॉट बी मोर देन 8.4, ये किसके लिए? LSM के लिए, ये किसके लिए? LSM के लिए, और वो भी LSM में भी कौन सा? प्लास्टिक सेक्शन के लिए, ठीक है। कुछ नहीं, ये कोडल प्रोविजन है। कोडल प्रोविजन में क्या बोल रहा है? B/TF, कल मैंने बताया था B क्या था? आउटस्टैंड एलिमेंट का विड्थ, कल ऐसे बताया था आपको मैंने, एक आई सेक्शन था, ठीक है। ये आपका क्या था? BF। अब यहां पे तुमने रिविटिंग की है, तो ये रिविटिंग से लेके ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका क्या था? B था, कल बताया था मैंने, लगभग B = BF/2, और भी कुछ यहाँ पे रूट ऑफ रेडियस का 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ रेडियस को भी माइनस करते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग एलिमेंट का विड्थ ये बताया था, तो वो यहाँ पे B है। और TF क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लेंज, TF क्या है? थिकनेस ऑफ फ्लेंज, क्लियर। और ये क्या है आपका? दिस पोर्शन इज DW, ये पोर्शन क्या है आपका? डेप्थ ऑफ वेब, और ये क्या है? थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब, समझ रहे हो? क्योंकि वेब किसको रेजिस्ट करता है? शियर को रेजिस्ट करता है। वेब किसको रेजिस्ट करता है? शियर को। तो ये क्या है आपका? DW डेप्थ ऑफ वेब, और TW क्या है? थिकनेस ऑफ वेब। तो अगर कोडल प्रोविजन DW/TW शुड नॉट बी मोर देन 50, तो वहां पे लोकल बकलिंग नहीं होगी ड्यू टू कंप्रेशन, लोकल बकलिंग नहीं होगी ड्यू टू कंप्रेशन, ठीक है। WSM में। और LSM में क्या है? B/TF शुड नॉट बी मोर देन 8.4, B/TF शुड नॉट बी मोर देन 8.4, क्लियर। तो ये कोडल प्रोविजन है टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ड्यू टू कंप्रेशन।